को अस्सलाम वालेकुम हमारे जो नाज़रीन दोस्त अहबाब जो हमें देख रहे हैं या ये प्रोग्राम देखेंगे जिन तक पहुंचेगा। आज पार्ट 2 है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खालिक 73 के आईन और एटमी क़ुव्वत बनाने वाले। कल भी हमने अपने इंट्रो में कहा मैं कल अपने इब्तदाई में बहुत सारी बातें बताई। हमारे वालिद साहब साथ हैं, सैयद परवेज़ अली शाह साहब, जो कि साबिक जो है वफाकी वज़ीर हैं, पहले पाकिस्तान के यूथ मिनिस्टर रहे हैं। इससे पहले कोई यूथ की वजारत नहीं थी। 88 में पीर साहब पगाड़ा को उन्होंने शिकस्त दी थी और तारीखी शिकस्त। उसके बाद एक स्ट्रगल हम डिस्कस कर रहे थे, पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार और जो है वो मेरे वालिद साहब बाबा की जो है वो उनके साथ एसोसिएशन, उनका नजरिया, फलसफा और उनकी आइडियोलॉजी, उस पर बात कर रहे थे। इससे पहले कि मैं बाबा आपकी तरफ आऊं, कल भी हमने एक दो नई बातें बताई थी, बहुत सारे लोगों को इल्म में नहीं था। जैसे हमने बात की थी भुट्टो साहब को जो है वो कायदे अवाम का लक़ब कहाँ मिला, किसने दिया, और हमने बहुत सारी उनके जो उनकी सोच के हवाले से एक बात मैं बताता हूँ कि मैं, आप तो ज्यादा बात करेंगे, मैं भी थोड़ा सा अपना चूरन थोड़ा सा बेचूंगा थोड़ा बहुत। अगर आप इख्तलाफ रखें तो जरूर बताइएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे, उनका नाम जो है वो जुल्फ़िकार अली इसलिए वालिद साहब ने उनके रखा सर शाहनवाज भुट्टो ने, क्योंकि जुल्फ़िकार अली, जुल्फ़िकार जो है वो मौला जो है अली मुर्तज़ा हैदर करार की जो तलवार है उसका नाम जो है जुल्फ़िकार है, और अली, अली की तलवार। और यही वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो पहले जो सिंबल था वो भी तलवार थी, मतलब कि जुल्फ़िकार को ज़हन में रखते हुए जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो उसका इंतखाब किया, जो कि बाद में तीर में तब्दील हो गया। ओवर टू यू बाबा। कल बात हो रही थी काफी और आपने आखिरी जो हवाला दिया था वो दिया था अल मुर्तजा में आपकी उनसे मुलाकात, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती जो कत्ल हुआ उनका, उस हवाले से। अब ओवर टू यू, आप बताएं कि क्या वो बात थी। थैंक यू शहजाद। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कल तो जूम पे आपने बात की थी, तो मैं सोचा था कि दो चार दोस्त होंगे, बैठे होंगे, बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये देखा मैंने यूट्यूब पे, तो फिर एहसास हुआ कि इसको मुझे तो बुनियादी फ़र्क बताना चाहिए कि दूसरे सियासी लीडरान जो थे हमारे, उनमें और भुट्टो शहीद में क्या फ़र्क था, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उन्होंने बनाई थी उस पार्टी में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान की बनी, उनमें क्या डिफरेंस था। मैं ये समझता हूँ, अब कम से कम मैं जब सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा है, फरमाया है कि जब कौमों पे बुरा वक्त आता है और वो मफलूज हाल हो जाती हैं और हालात ख़राब हो जाते हैं, तो अल्लाह अपनी तरफ से किसी फरिश्ते को भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी फरिश्ता ही थे, वो भेजे गए थे, क्योंकि वो ज़माना जो था वो यहाँ सरदारी सिस्टम भी बहुत था, वडेरा शाही भी थी, पीर मीरों का ज़माना भी था, चौधरी भी थे, मलक भी थे, खान भी थे, तो लोग पिसे हुए थे और उनकी खादमी में ऐसे थे कि मुझे याद है कि कहीं जूता पहनकर अंदर उनसे मिलने नहीं जाते थे, जूते बाहर उतारते थे और वो अंदर जाते थे हाथ जोड़कर और नीचे सर करके आली जा करके बात करते थे। वो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब ने ये महसूस किया कि नहीं, ये बुनियादी तौर पे जो बाद में बातें भी करते थे वो, कि असल तो अल्लाह की मखलूक है जिसको ये सरदारों से निकाल के, वडेरों से निकाल के, पीरों मीरों से निकाल कर उनको यकजा करके उसको अवाम का नाम दिया, कि ये जो अवाम है उनके लिए ही ये सारी चीज़ें बनती हैं और बननी चाहिए। जैसे सारे अदारे, पुलिस उनके लिए बनती है ताकि उनको फैसिलिटेट कर सके, पार्लियामेंट इसलिए ये ताकि उनके लिए कवानीन पास हो सकें, और अफवाज इसलिए हो सकती हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ उनको दे सकें। तो सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो फैसिलिटेट कर सकें आवाम को। असल आवाम ही है
जिसके लिए वो ताकत का सचश्मा सोचते थे और बनाना चाहते थे और जो बनाया। सही। लेकिन भुट्टो शहीद की सियासत में और दूसरों की सियासत में ये था कि भुट्टो शहीद कहते थे कि इंसान के या पॉलिटिकल पार्टी के या पाकिस्तानियों के नज़रियात होने चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और वो आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिनमें उसूल होने चाहिए। उसूलों पर जो कायम रहेगा वही अपने हकूक हासिल कर सकेगा और कायम रख सकेगा। जो उसूलों से हट जाएगा वो डेविएट कर जाएगा। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात तो ज़माने में यही थी कि आइडियोलॉजी जिसमें आपने चारों चीज़ें जो भुट्टो साहब का स्लोगन थे, वो इस्लाम हमारा दीन है, जी। और उसमें आपने देखा कि सबसे बड़ा मसला जो उस ज़माने में बीच में आया था वो था कादियानियों का। और सही। वो जब अली को मानने वाले थे, हुजूर सरवर कायनात को मानने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि जो आखिरी नबी को हमारे नहीं मानता तो वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। ठीक है, वो नॉन मुस्लिम है और आए, सर्विसेज में भी आए, कोई दुश्मनी भी नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त हिंदू मजहब के क्रिश्चियंस और ईसाई, वो पारसी, ये थे सब गवर्नमेंट जॉब्स में और बड़ी बड़ी पोजीशंस में। सही। तो वो बात नहीं थी, लेकिन ये था कि वो मुसलमान कहलवाकर आखिरी नबी को हमारे ना माने, तो ये मुनासिब नहीं था। और मैं समझता हूँ ये बड़ा बड़ा एकदम जो आजकल भी ज़माने में कहते हैं कि जी बड़े नाराज़ हो गए और जी। सरमाएदार नाराज़ हो गए और बैरून मुल्क सब लोग नाराज़ हो गए, तो नाराज़गियों की उसको परवाह नहीं थी, उसको परवाह सिर्फ थी अवाम की। सही। अवाम को यकजा करना, उनके हकूक़ के लिए लड़ना, उनके लिए जो तकालीफ के बायस थे, वो सरमाएदार देखा उन्होंने कि भाई जब उन्होंने सहूलतें दी कि मज़दूरों को कि ये इस्लाहात हैं और मज़दूरों को ये सहूलियात मिलनी चाहिए कि अगर कोई दौरान मज़दूरी अगर उस किसी का हाथ कटता है, किसी का पाँव कटता है, तो उसको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके, स्कूलिंग करा सके और हॉस्पिटल में इलाज करा सके। वो जब सरमाएदार नहीं दे रहे थे, तो मुझे याद है उस ज़माने में खैरपुर में भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। खैरपुर जी। टेक्सटाइल मिल, इस्माइल टेक्सटाइल मिल, जेक्सपोर्ट और काफ़ी बड़े अदारे थे। और सही। मैंने मुझे याद है कि पख्तूनों से लेकर, पंजाबियों से लेकर, सिंधी, बलोच, यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो लेबर हुआ करती थी। लेकिन जब उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने हड़ताल की तो उन्होंने बंद कर दी इंडस्ट्री। तो भुट्टो साहब को मामू क़ायम अली शाह ने और सबने कहा कि जी अब ये वर्कर्स हमारे जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं और इनको कैसे चलाएं। तो फिर मालकान से बात हुई कि हमारे नुकसानात दें। उस ज़माने के मुझे याद है 7 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कि भाई ये मिल मालकान को दें ताकि मिल बंद ना हो, रोज़गार इनका बंद ना हो। इसी तरीके से कोशिशें की जाती थी। मैं छोटी-छोटी बातें आपसे मुख्तसर कहूँगा कि फ़र्ज़ करें कि बारिशें पड़ गई और फसल जो है वो उस पर असर पड़ा कि 50% भी फसल नहीं होती। तो भुट्टो साहब क्या करते थे कि गवर्नमेंट परचेज करेगी उन जो हारी थे या छोटे जमींदार थे, जी। उनको उस रेट पे खरीदेगी जो मार्केट रेट नहीं होगा, सही। लेकिन वो रेट होगा जो जिसमें उनको फर्ज करें एक मन के पिछली दफा अगर पैसा उनको मिला था 200 रुपए और इस दफा 10 मन हुए हैं तो वो 200 रुपए उनको मिलने मिलने चाहिए ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। जी। लेकिन न सिर्फ ये कि जब आपने खरीदा महंगा तो उसको सही। फिर आवाम तक जब ये जाएगा तो वहाँ महंगाई और होगी, लेकिन उसमें सब्सिडी देते थे कि नहीं, इसको अब कम करके अब आवाम के पास ले जाओ ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। और ओके। मैं ऐसी-ऐसी मिसालें देना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ख़ास करके मुझे तो यहाँ का तजुर्बा है क्योंकि मामू क़ायम अली शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं उस वक़्त सँभालता था। तो हर चीज़ सामने होती थी। एक दफ़ा मुझे याद है कि गंबट तहसील के ये खोड़ा गाँव था, अब तो अच्छा खासा शहर है, वहाँ सही। फ़साद हो गया, सुन्नी शिया का। और फ़साद जब हुआ तो पहले दिन उनकी इंटेलिजेंस क्या थी वो मैं अभी उस पे आऊँगा। ओके। कि एक तो ठीक है आईबी उनके पास थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी।
वरना उनके ज़राए और जो मैं बताऊंगा अभी वो भी ज़राए थे, उनको फौरन पता चला। उन्होंने पहली इंस्ट्रक्शन तो दी डिप्टी कमिश्नर और एसपी को कि फौरन बीच में आए और कोई ऐसा तजाद नहीं होना चाहिए जब तक मेरे लोग पहुंचे। अब लोग कौन से थे? गवर्नर सिंध कि भाई जो भी एमपीए एमएनए उस इलाके के हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के सबको भेज। उसमें साईं अहमद शाह भी आ गए सही। और भी एमपी एमएनए आ गए और उनको दोनों फरीकैन से बातें करना शुरू कर दी। 24 अच्छा। घंटे नहीं गुजरे तो गवर्नर को हुक्म हुआ कि तुम पहुंचो। तो उस वक्त गवर्नर जो थे मुमताज भुट्टो साहब पहुंचे। ये 3 दिन जब उसको हो गए तो चौथे दिन पर, ये मैं ईमानदारी से बताता हूँ, आप सबसे पूछ लें, भुट्टो शहीद खुद आकर पहुंचे अच्छा, और खोड़ो, उन्होंने खोड़ा खोड़ा शहर में। यहाँ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में ओके। सर्किट हाउस में आए, जहाँ सरकार शाह साहब के वालिद साहब थे, इमाम अली शाह साहब, उनको भी बुलाया गया था और खोड़ा के जो दूसरे मौलवी थे उनको भी बुलाया गया। उनसे जिस अंदाज में भुट्टो साहब ने बात की, और उसने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान को तबाह करना है तो सुन्नी शिया का आप झगड़ा शुरू करा दो, पाकिस्तान नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो तो ठीक है, जाओ लड़ो, खत्म करो पाकिस्तान, लेकिन अगर पाकिस्तान को रखना चाहते हो तो आपको लड़ने में नहीं दूंगा। आप बताओ क्या मसला क्या है? भाई ठीक है, जुलूस यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए तो यहाँ से गुजरना चाहिए। डीसी, आप डीसी साहब आपका क्या कहना है? सर वो तो हमने तो फैसिलिटेट किया हुआ था। कि तो ब्रेक कहाँ हुआ? ये सारी चीजें खुद बैठकर, आप यकीन करें, वो 4 साढ़े 4 घंटे की मीटिंग हम सब बाहर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन दोनों की मसलहत करा के फिर यहाँ से गए और ये अहकामात थे कि जहाँ कहीं कोई मसला हो, पहले दिन तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो भी कोशिश है उसको ठीक करे, वरना वहाँ के इलाके के जो एमपी एमएनए हैं वो पहुंचे, वो उनको ठीक करें। नहीं पहुंचते तो वुज़रा जो उस जिले से हैं या उस डिवीजन से हैं वो पहुंचे, उसको ठीक करें। वो नहीं कर सकते तो वजीर आला पहुंचे, अगर सही। नहीं कोई किसी से हल होता तो फिर मैं पहुंचूंगा। ये तारीख रही इतने सालों की भुट्टो साहब की, ताकि अवाम को तकलीफ ना हो, अवाम सही। को आपस में इकट्ठा रखें और अवाम के लिए जो कुछ भी वो करते थे। अब सही। मैं आता हूँ असली बात कि इस पार्टी में और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क। बिल्कुल। भुट्टो मैं एक सवाल जो नेक्स्ट मेरा आपसे करने का था वो यही था कि भुट्टो साहब की शख्सियत के हवाले से, उनकी लीडरशिप के हवाले से, उनके विजन के हिसाब से, और जो उस वक्त की जो दीगर जो सियासी जमातें थी या आज दौरे हाजिर की जो सियासी जमातें हैं, लीडरशिप का जो एक है, एक पैरामीटर्स हैं, वो उस पर जरा आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि भुट्टो साहब किस तरह मुख्तलिफ थे। उसमें तो ये मैं बता रहा था कि बाकी पाकिस्तान की तारीख में लीडर्स को आप देखते हैं, वो डिप्यूट कर देते थे कि जाएंगे, उनका नुमाइंदा ही डिप्टी कमिश्नर है या कोई और आदमी है। ये तो खुद वहां पहुंचते थे कि अवाम के दुख जो है वो मेरे दुख हैं, अवाम की तकालीफ मेरी तकालीफ हैं, मुझे खुद जाना होगा, देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और करते थे हल्की, जो दूसरे किसी लीडर में ऐसी बात नहीं थी। लेकिन असल बात आती है, पार्टी ये क्यों मुख्तलिफ थी? इसमें चूंकि अवाम के लिए इन्होंने बनाई थी पार्टी, तो उसमें चेक एंड बैलेंस भी रखा था। सही। वो क्या था कि अवामी कचहरियां, ताकि अवाम की आवाज़ पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर को भी अहकाम थे, एसपी को भी, कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट में भी, तहसीलों में जाकर आप अवामी कचहरियां करें और अवाम के मसाइल सुने, क्योंकि आप हाकिम नहीं हैं, आप खादिम है। इनके, हाँ, इनके खादिम हैं। तो जब मैं खादिम हूँ वजीर आजम पाकिस्तान, तो आप तो खादिम हुए ना, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी, एमपीए एमएनए वडेरे जो भी थे, भाई आप खादिम हैं। जलसों में तकरीर करते थे, बड़े बड़े लोग स्टेज पे चढ़ते थे तो उनको कहते थे जाएं वर्करों के साथ जाके नीचे बैठे। वो जाहिर है उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन लोग उसको अच्छा महसूस करते थे कि भाई अहमियत हमें इतनी देते हैं। तो वो जो बात थी कि अवामी कचहरियाँ उन्होंने शुरू करवाई, जिससे ब्यूरोक्रेसी को खौफ होता था कि कभी भुट्टो साहब के सामने शिकायत हो जाएगी, कभी वजीर आला के सामने शिकायत हो जाएगी, कभी एमपी एमएनए के सामने शिकायत हो जाएगी। तो वो उनका रवैया वैसे ही एक अच्छा और बड़ा दोस्ताना अवाम के साथ हो गया। बल्कि उस ज़माने में हमने देखे कि टाइमिंग्स रखे हुए थे कि 2 घंटे डिप्टी कमिश्नर का कमरे का दरवाज़ा खुला रहेगा, जो जिसको आना है आ जाए और जो भी मसले मसाइल हैं वो हमें बता दें।
इसी तरीके से एसपी, इसी तरीके से दूसरे भी करते। लेकिन पार्टी के अंदर चेक एंड बैलेंस, वो था कन्वेंशन, वर्कर्स कन्वेंशन। सही। साला साल मुल्क के पूरे कन्वेंशन वर्कर्स को बुला के वो खुद उसमें बैठते थे। सूबाई उसमें भी खुद कन्वेंशन में बैठते थे। वो अच्छा, जरूरी ये था। इसका जो ये कितने अरसे में होते थे वर्कर कन्वेंशन? क्या वो सालाना होते थे? 3 महीने में एक कन्वेंशन डिस्ट्रिक्ट का जरूरी होता था। अच्छा, 3 महीने और में? 3 महीने में। ओके। तो उसमें कन्वेंशन में ये होता था कि वर्कर तो किसी की रियायत ही नहीं करते थे। वो तो सामने पड़ जाते थे कि शाह साहब, परवेज अली शाह, आपके पास तो एक सनमा थी, पीसा पगाड़ा के मुकाबले में, इतने बड़े शख्सियत के मुकाबले में हमने आपको वोट दिया, आपके पैसा भी इतना खर्च नहीं आया, पोलिंग भी हमने संभाली, ट्रांसपोर्ट हम लेकर आए, एजेंट्स हमने बिठाए, ये जो आप उस जमाने में जो बनते थे पैनाफ्लेक्स और ये वो हम बनाते हैं, आपका खर्चा भी नहीं है। तो जनाब आप कहाँ रहे? और ये जो इसके बाद जो बना है, ये आपने कहाँ से बनाया? ये सही। एहतसाब का अमल अंदरूनी पार्टी में इससे बढ़कर नहीं हो सकता। उस वक्त हर शख्स डरता था कि यार ऐसी किसी चीज में हाथ डालूंगा, 1 एकड़ जमीन भी लूंगा तो वर्कर से छुपेगी नहीं बात। ये जब वर्कर तक बात आई तो सीधी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तक पहुंचेगी और हम उसके जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए करप्शन नहीं थी, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम था। और वो 3 महीने में होती थी ये, तो 6 महीने में, बल्कि डिविजन्स पे, उसके बाद डिविजन्स पे ये, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि हर महीने में, 1 महीने में डिस्ट्रिक्ट की हुई तो एक दूसरे महीने में डिवीजन की और तीसरे महीने में सूबे की, इस तरह से राउंड घूमता था। लेकिन अच्छा, एक जो है सवाल मेरा ये है कि जब कन्वेंशंस होते थे तो कन्वेंशंस देखें, अब भी मीटिंग्स होती हैं, पार्टी बैठती है, सीसी होती है, काउंसिल्स बैठती हैं। उस वक्त जब कन्वेंशंस होते थे, या जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि इतना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, सूबे लेवल पे और फिर दीगर सूबों में, तो उसमें होता क्या था? डिस्कशंस होते थे तो उसका कुछ अमल भी होता था, उसका नतीजा निकलता था? ये लिस्टें नहीं बनती थी। ऑफिस बेरर जो थे, जो जिसका भी मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और तहसील के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जब तक भुट्टो शहीद खुद नहीं अप्रूव करते थे, कोई सूबाई सदर भी अपॉइंट उनको नहीं कर सकता था। अच्छा। तो ज्यादातर उनकी नॉलेज में होता था जो प्रोसेस में लोग थे। तो वो सब पूछते थे, भाई अटेंडेंस की बात है कि अगर डिवीजन सक्कर तब खैरपुर था, उसमें कौन कौन नहीं आया, तो अच्छा। उनकी या बताया जाता था कि जी इसने माजरत की है या इसकी तबीयत सही नहीं है, तो उसकी तबीयत पूछने कौन गए। वो इस किस्म का हिसाब करते थे। और जब देखते थे कि अब सब आ गए, किसी ने किसी को रोका नहीं है, अब खुल के हाल को इजाजत देते थे कि बोलो। अब जो अच्छा। हाथ उठाता था उसको बुला के स्टेज पे स्पीच कराते थे। और अच्छा। वो पसंद करते थे कि उन पर कोई तनकीद करे, अच्छा। इसलिए कि भाई मुझ पर तनकीद करोगे तभी तो दूसरे भी तनकीद बर्दाश्त करेंगे। और वो उस पर जवाब नहीं देते थे, सिर्फ पॉइंट्स नोट करते थे सारा सारा दिन। ही वॉज अ बेस्ट लिसनर, आई कैन से। उससे अच्छा। ज्यादा लिसनर मैंने नहीं देखा कि हर एक कहेगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो। वो कहता था नहीं, मुझे सुनना है, मैं इनके लिए आया हूँ, ये इन्होंने मुझे बनाया है अल्लाह के बाद, जैसे और अवाम ने बनाया ये उन्होंने बनाया। आप बता रहे हैं, एज एन आई विटनेस बता रहे हैं, एज एन आई अकाउंट, कि आप उन मीटिंग्स में बैठे, आपने देखा? मौजूद था और ओके। बहुत सारे कन्वेंशन में खुद मौजूद था। और शक्कर में तो क्योंकि एक बात बिल्कुल वाजे कह दूं कि उस जमाने में कहते थे कि जी ये आपस में लड़वा रहे हैं, लेकिन तजाद तो था ना नजरियात कारकुनों का और वडेरे या जो मतलब बड़े लोग थे उनमें। तो उनका एक ग्रुप होता था जिसको सिंध में लीड करते थे जतोई साहब, और गुलाम वर्कर्स का मुस्तफा ग्रुप जतोई जो है साहब, जी रईस गुलाम, गुलाम मुस्तफा जतोई साहब एक ग्रुप को लीड करते थे। हाँ, और दूसरे को मुमताज अली भुट्टो। इस तरह अच्छा। से सूबे पंजाब में भी और हर हर जगह पे सही। ऐसे ग्रुप्स। ओके। तो वो उनकी जब होती तो एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ही इल्जामात और ये वो लगते थे। तो हकीकत सामने आ जाती थी कि अगर किसी वडेरे ने, एमपीए एमएनए ने, बड़े आदमी ने कोई गलती की है, वो भी सामने आ जाती थी। अगर सही। किसी ने मिसबिहेव
किया है डीसी से, एसपी से, या किसी वर्कर ने कोई बदज़बानी इस्तेमाल की है, या पार्टी को बदनाम करने के लिए कोई फर्ज करें छोटे मोटे पैसे ले लिए, उसकी शिकायत भी सामने आ जाती थी। और उसी वक्त जब आखिर में सबको सुन के भुट्टो साहब कंपनसेट इस तरह से करते थे कि भाई तुम लोग नहीं समझते हो, शक्कर की तकरीर मुझे याद, मैं खुद बाहर बैरून मुल्क से कोई आता है अगर, तो मैं जहाँ स्टे करता है उसके बाथरूम तक भी मैं खुद देखने जाता हूँ। सही है। एक चीज को मैं खुद जब तक मुतमईन नहीं होता तब तक मैं खुश नहीं होता। और मुझे यकीन है, क्योंकि कई दफा हमारा तजुर्बा भी हुआ कि रात को 2-2 बजे तक मीटिंग्स चल रही हैं और पता चला कि 4:30 बजे फोन आया कि साईं कायमल शाह सदर है, उनको बुलाओ 5:30 बजे। ये तो 2 घंटे कहाँ सोया होगा, क्या हुआ होगा? फिर वो पहुंचे हैं तो ऊपर से हफीज पीरजादा साहब, और फिर सारा दिन का रूटीन चल रहा है। वो सोते कब थे? लेकिन उनके 3 तरीके थे इंफॉर्मेशन के। नंबर 1 ज़ाहिर है वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी। नंबर 2 जो प्रेस एंड उसकी जो होती थी कार्रवाई उनके खिलाफ, उनके हक में जो छपती थी अखबारों में, टीवी तो एक ही था, वो सही। भी सुबह सवेरे 7 बजे उनकी टेबल पर होते थे फाइल, और एक-एक पर लिखते थे कि इसका जवाब फलां देगा, उसका जवाब फलां देगा, ये एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जवाब देगा, ये फलां, एक-एक पे, जो आजकल देख के टाल देते हैं, चलो जाने दो, जो होता है देखने दो। यहाँ धरना हो गया, क्यों हो गया? लिखो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से अभी पूछो, और वहाँ के एमपीए से पूछो, एमएनए से पूछो कि ये धरना किस वजह से हुआ है। उनका जाओ और मसला हल करो। उस ज़माने में जितनी प्रोटेस्ट में हमने देखे ना, सही। कोई मज़दूरों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई हारियों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट, और फ़ौरन उनके हल भी जो भी है, ज़ाहिर है जितनी अच्छी उनकी बातें होती थी वो पूरी हो जाती थी। लेकिन नहीं तो उनको समझाया जाता था, हालात बताए जाते थे कि देखो अभी ठीक नहीं है, ये हालात अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे। तनख्वाहों में इज़ाफ़ा, भई थोड़ी-सी चीज़ कोई फ़र्ज़ करें, उस ज़माने में पेट्रोल थोड़ा-सा बढ़ा। थोड़ा-सा क्या मतलब, ये 3 4 आने तो पता चला कि जी 25 रुपए तनख्वाह बढ़ गई, और 50 रुपए जो है नीचे गरीबों की तनख्वाहें बढ़ गई। वो कहते थे कंपनसेट करो भई उनको, ये देखो कि जो कम से कम आमदनी वाला है, वो अपने घर को कैसे चलाएगा? क्या 3 वक़्त की रोटी खिलाएगा? ये जो रोटी, कपड़ा और मकान का आज भी ताना मिल रहा है, ये था कि भई रोटी वो खा सकता है, तो रोटी का इंतज़ाम इस तरह से कि रोज़गार उसको ऐसा दो। अच्छा। भई उसको कम से कम घर में बच्चों को पहनाने के लिए इतना पैसा होना चाहिए कि वो पहना सके, या कहीं वो रह सके, छोटा-मोटा घर बना सके, उन हालात में उनको लेकर आओ। और ये कंपनसेशंस में मैं क्या बताऊँ कि जैसे ब बारिशों का बताया, भई इनको आप लोन्स दे दो। लोन्स मिल जाते थे उस ज़माने में 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, बहुत ज़्यादा होता था। पता ही ये चला कि 1 महीने के बाद वो माफ़ कर दिए। जब लोग कहते थे कि नहीं अब हमारा तो फसल ही नहीं हुआ, तो हम अब अभी वापस कहाँ से करेंगे? जाओ भाई माफ़ कर दिए। लोग फिर उनको कहते थे खजाने से पैसा जा रहा है, तो भुट्टो शहीद कहते थे ये पैसा किसका है? अभी तो इनके यहाँ से आ रहा है, तो भाई अपना ही पैसा है उनका, उनके पास जाएगा। ये स्टेट होनी अवाम के लिए चाहिए, उनको बेनिफिट देने के लिए चाहिए, या बड़े लोगों को बेनिफिट देने के लिए चाहिए। उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें उन्होंने की, बड़े-बड़े सही। कारनामे उन्होंने किए। ये नहीं कि वो सिर्फ़ गरीबों को देना चाहते थे, बनाना कुछ नहीं चाहते थे। उस ज़माने में बनने के लिए भी सारी चीज़ों पे तवज्जो दी। सही। और वही मैं कहता हूँ, उसका एजेंडा तो उसके लिहाज से 10% भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ वो कर गए। अच्छा, ये तो आपने बताया कि एक पूरा इन डेप्थ आपने डिटेल में बताया कि उनकी प्रायोरिटीज का आपने बताया, वो कहाँ किस सतह पे जाकर, नीचे सतह पर जाकर एक आम आदमी में अपने आप को ढाल के कि आम आदमी का दर्द कैसा होता है उस सतह पे लेके, तो ये बहुत बड़ा एक इसके लिए चाहिए, मतलब जो भुट्टो साहब के लिए आम तौर पर जो तासुर है, या जो हमारे बहुत सारे लोग बैठ के शायद उनकी नॉलेज में नहीं है, 2 किताबें पढ़ के वो तज्जिए करते हैं कि जी भुट्टो साहब एरोगेंट थे, भुट्टो साहब को गुस्सा ऐसे आता था, भुट्टो साहब अपने ऊपर तनकीद नहीं लेते थे। जो आप बता रहे हैं वो तो बिल्कुल एक मेरा ख्याल है कि इट्स पोल्स अपार्ट। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं भुट्टो साहब की कि जब ये पिछले आखिरी अयाम जो थे उनके, जब ये केसेस चले और जो ये कसूरी साहब वाला, वो सबको पता है, अदालती फैसले पे बहुत ज्यादा इस पे तबसरे हुए।
लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो वक्त जो था आपका, क्योंकि आपकी मुलाकातें भी रही, सत्तर क्लिफ्टन में भी रही, अल मुर्जा हाउस लाड़काना में रही, क्या डिस्कशन हो रहे थे उनके जहन पे उस वक्त, क्या चल रहा था, वो आपको क्या कहते थे, आप उनसे क्या कहते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपने बात की थी, जो लास्ट मीटिंग मेरी हमारी हुई थी वो हुई थी अल मुर्तजा लाड़काना में अगस्त 1977। ओके। जो जिसके बाद भुट्टो साहब गए तो वहां से गिरफ्तार होकर कराची से फिर जिसकी गए, तो फिर तस्वीर उसके भी बाद अभी शेयर की है मैंने, फेसबुक पे भी की है, आपके साथ भी शेयर है, जिसमें भुट्टो साहब बैठे हुए हैं। ये वही वाली मीटिंग है या वो अलग है, ये अलग है? मैं भुट्टो साहब बैठे, जी। बीच में टेबल थी, दूसरी साइड पे गुलाम मुस्तफा जतोई साहब बैठे थे, और अच्छा। बड़े सोफे पर हम कायम अली शाह बैठे थे, और उस सही। वक्त एमएनए आए हुए थे पंजाब से, ओके। वो दो बैठे थे। उसके अच्छा। बाद फिर मैं बैठा था सामने बिल्कुल सही। वाले सोफों पे। वहाँ डॉक्टर अशरफ अब्बासी साहबा और चाकर अली जुनेजो साहब और ये हमारे सुमरो साहब अभी जिंदा हैं, अल्लाह बड़ी जिंदगी दे, अब्दुल रज़ाक सुमरो, ये सामने अच्छा। बैठे मौजूद थे हम। उस वक्त ये था कि 104 डिग्री बुखार था, 9 देरों से चल के आए थे, ओके। तो उनको टेम्परेचर था। सही। तो सबने कहा कि नहीं, भुट्टो साहब की तबीयत सही नहीं है, उनको आराम करने दें। तो उन्होंने उन सबको मना किया कि नहीं, मैं मिलूंगा। जब मिले हम और पूछे, उन्होंने उस वक्त तो इलेक्शन का अनाउंस किया हुआ था ना, सही। तो तैयारी उसी की थी, और खैरपुर से भी बयानात उस वक्त आए थे कि मैं लाड़काना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फॉर्म भरूंगा, सही। पीर साहब का था। सही। तो पीर वो साहब उस पगाड़ा वक्त ने बयान दिया था ये? जी, पीर साहब पगाड़ा पीर ने ये साहब बयान दिया था? या, सही। और अच्छा। उस वक्त उसी उसी की धूम थी, और सहाफ़ियों ने भी ज़्यादा सवालात उसी पे ही करते थे। तो उस वक्त जब बैठे थे तो अ, जो आपने पूछा कि क्या बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहे थे उनसे एमएनए से कि आप बताओ आप जीतोगे। इसी तरह से सही कायम अली शाह से पूछा कि भाई आप गौस अली शाह के मुकाबले में जीतोगे। तो वो ये अभी बातें चल ही रही थी कि बाहर ये 3 साढ़े 3 बजे का टाइम, सही। और गर्मियाँ थी, अगस्त में गर्मियाँ ठीक ठाक होती हैं, आपको पता है लाड़काना में। बिल्कुल। बाहर आवाज आई कुछ लोगों की, जिए भुट्टो जिए भुट्टो। अच्छा। तो भुट्टो साहब का सिगार हाथ में था, और वो यूं रख के दोनों हाथ जो है सोफे में डाल। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस साहब ने उनको कहा कि नहीं नहीं अभी तो आपको अ, बुखार है इतना, अभी थोड़ा रेस्ट करें, लोग इकट्ठे हों, उसके बाद फिर आप बाहर जाइएगा। तो उन्होंने मुड़ के उनको कहा कि देखो यही फर्क तुम्हारा और मेरा है, मेरे तो आ गए हैं यार, मैं तो नहीं रुक सकता। अब अच्छा। जैसे वो उठे हैं, तो जो जो छोटी सी वो कॉरिडोर था, वहां से निकल के क्योंकि जिसने अल मुर्तजा देखा है, तो आप बाहर से एंटर करेंगे तो छोटा सा लाउंज टाइप है, और जी। उससे गली अंदर जाती है, तो पहले ही कमरा जो है लेफ्ट साइड पे, जिसमें भुट्टो साहब मिलते थे, बाकी अंदर तो बंगला था। अच्छा। वहां से जो भी खड़े थे, वो कोई इधर उछल रहा था, कोई इधर उछल रहा था। मैंने अच्छों अच्छों को भी नीचे गिरते हुए देखा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं, सीधे। अब जब बैठे थे, तो वो रोब वाली सूरत में सब अपनों के साथ बैठे, लेकिन वहां जब जाके दरवाजे पे खड़े हुए, तो हार्डली मेरा ख्याल है उस वक्त तक 400-500 ही लोग इकट्ठे हुए होंगे, दरवाजा खुला हुआ था, सही। लोग आते जाते। लेकिन जो खिड़कियां वहां हैं, वो उस दरवाजे से बाहर है। सही। हम खिड़कियों में खड़े हो गए, शहीद का चेहरा साफ नजर आ रहा था, लेकिन शहजाद में हल्फिया कहता हूँ कि वो जो रोब वाला चेहरा था उनका, जब अवाम के सामने आया तो ये थर आ रहा था। सही। सच्ची बात, ये थर आ रहा था, और कहा, ये महसूस कर रहा था कि मैं अपनों में हूँ। अंदर अच्छा। जो थे ठीक है, लीडर हैं, लेकिन ये अपने हैं जिनसे मैं खुलकर बात कर सकता हूँ। वहाँ ये सारी तकारीर की कि सही। भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, और वक्त हर एक का अपना होता है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो आया ही इसलिए कि उसको बस आखिरी उसका जो भी अंजाम हो, लेकिन मेरा जो भी अंजाम होगा अवाम की खातिर होगा, अवाम के हकूक़ के लिए होगा। और उसमें बाकी इंतखाब मैं तो कभी नहीं लड़ता, आप लड़ते हैं। कोई बड़ा पग वाला आए, तो मुझे पता है कि सही। आप यहाँ जो भी करेंगे, तो कल लोग कहेंगे कि देखें पगड़ियाँ उछल उछलेंगी, ये अच्छा। अल्फाज थे, वो सब कैप्शन लगे थे। क्योंकि
वो समझते थे कि भाई इनके हाथ हैं पीछे, वरना किसी को ताकत ही नहीं थी जियाउल हक का कोई साथ देता, तभी ये बात हुई। मैं भी हमेशा कहता हूँ कि जी आपका अपना कोई दुश्मन ना हो तो किसी बाहर वाले को ताकत नहीं है, और यही बिल्कुल भुट्टो साहब कहते हैं। एग्री ताकत का सरचश्मा अवाम तो थे, सही लेकिन बाद में जो हुआ वो एक अलग बात है, जिसके लिए बदकिस्मती है, क्योंकि आधा वक्त चलने के बाद कुछ वर्कर्स की शिकायत ज़्यादा आई, और देखा कि अब जो मेरे साथ चले हैं MPA MNS या जो ज़मींदार हैं, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें तो ले ली गई थी और गरीबों में बांट दी गई थी, सही लेकिन फिर भी इनको कंपनसेट करना चाहिए। तो सिंध में तब्दीली ये आई कि MNA भी थे, अपने हमारे भुट्टो साहब, मुमताज़ भुट्टो और मामू कायम अली शाह, जो जी गवर्नर और सीनियर एडवाइज़र भी थे, और 11 पोर्टफोलियोज भी थे मामू कायम अली शाह। अच्छा तो वो जब पूरी आइन जल्दी जल्दी में हुआ, और ये तो बहुत बड़ा कारनामा आपने खुद मेंशन किया, इसलिए मैंने नहीं मेंशन किया, वरना मुख्तलिफ ख्याल और जितने सख्त तरीन दुश्मन थे उस वक्त भुट्टो साहब के, और बड़े पाए के लोग थे, हम्म, खान अब्दुल वली खान, सही बिपिन साहब, या मौलाना साहब के वाले साहब, नूरानी मियाँ, जमात इस्लामी के उस वक्त जो थे वो मौलाना मौदूदी साहब, बड़े कद थे। उनको मनाना, उनको बिठाना और कंसेंसस क्रिएट करना, जी और ऐसा आइन देना जिस पर सबकी दस्तखत मौजूद हो। ये नहीं कि मेजॉरिटी वोट से बना, ऐसा मुत्तफ़िका आइन पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर 1973 तक किसी ने नहीं दिया था। वो तो सदारती ऑर्डिनेंस से आ जाता था, हो जाता था, लेकिन ये जो था सही वो उन्होंने बड़ी मेहनत करके और इसको आइन पाकिस्तान का दिया अच्छा कि भाई मैं ठीक है। एक एक छोटा सा, चूंकि आपने भुट्टो साहब के साथ वक्त गुजारा नौजवानी में, यूथ में, फिर आप एक ट्रांजिशन हुई, आप जेल में भी गए। हम उस आप वाली स्ट्रगल पे अलहदा से एक सीरीज हम करेंगे, लेकिन चूंकि अभी ये जिस तनाजुर में बात हुई है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जब ये आइन बना 73 का, और उसके बाद उसमें कंकरेंट लिस्ट की बात थी, 10 साल के बाद जो है वो यही डेवोल्यूशन, यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी। उस वक्त भुट्टो साहब के जहन में क्या खाका था कि किस किस्म का पाकिस्तान के आइन तो है, लेकिन वो आइन किस तरह सर्व करेगा, एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह देगा, उसके हकूक का ख्याल किस तरह रखेगा, सूबों में जो महरूमी है, फेडरेशन से जो एक मामला है, ये उस वक्त भुट्टो साहब का थोड़ा सा अगर बता सके, क्योंकि आप रहे भी हैं कैबिनेट में, बीबी के साथ भी रहे, का, कानून को, आइन को कैबिनेट सब समझते हैं। मैं कैबिनेट में नहीं रहा, उस वक्त वर्कर थे हम, नहीं, लेकिन बीबी के साथ बात, तो आप रहे ना बाद में। हाँ बेनजीर साहबा के साथ तो वो बाद में रहे, जी लेकिन उस वक्त तक जो था ना, जो हमारी ऑब्जर्वेशन उस वक्त तक की ये थी कि भुट्टो साहब आइन में जो भी आइन बनाया हम्म, वो पहली दफ़ा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी भी था, जमहूरी भी था, उसमें हकूक़ भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लोगों की, पाकिस्तानी लोगों के हवाले से वो उसमें दर्ज है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी पहले 4-5 जो है शिकें उसमें मौजूद है पाकिस्तान के आइन में, या नज़रिया पाकिस्तान क्या होना चाहिए। तो ओके उन्होंने तो केयरफुली उसको तो बनाया, लेकिन प्रैक्टिकली बात ये थी कि वो ज़हनी तौर पर उनको ऊपर लाना चाहते थे, और ज़हनी तौर पर बड़े बड़े लोगों को कबूल करवाना चाहते थे कि जब आप अच्छा वोट इनसे लेते हो तो हुक्मरानी इन पर ना करो। लेकिन वो सही तो प्रोसेस जब चलता तब उसका नतीजा निकलता। लेकिन सही उन्होंने तो हर तरह से कोशिश की, जैसे मैंने बताया कि भाई मुझ पे तनकीद करो, और माइंड नहीं करते थे। ओके लेकिन बड़ा आदमी तनकीद करता था तो उनसे पूछता था, क्यों भाई? उनसे पूछ-गछ होती थी कि तुम कौन हो भाई? वो तो वर्कर हैं, अवाम है, गरीब आदमी है, वो मुझे कह सकते हैं। मैंने कुछ नहीं दिया है, ये तो आपको जुलूसों में, जलसों में, भुट्टो साहब की तकारीर में आपने सुना होगा कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आप में से जो एक-एक खड़ा है, यहाँ लाखों लोग, एक-एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। वो इस बिल्कुल तरह से उन्होंने जो आइडियोलॉजी भी दी और नज़रिया भी दिया, बूस्ट दिया, लोगों को उठाया
कि निकलो भाई सरदारों से, निकलो इनसे, और हुआ ये, निकल के आ गए लोग। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था, बहुत शॉर्ट वक्त मिला था कि भुट्टो साहब पर जब ये वक्त आया, तो वो उसकी बात मैं बता रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट कर गई काफ़ी हद तक तंजीमें जो ऑर्गेनाइजेशंस पार्टी की थी, वो वर्कर्स को लिमिटेड कर दिया गया, जनरल सही। सेक्रेटरी एंड डाउन। वडेरों को एमपीएज या एमएनएज, उनके बेटे भाई या उनके नुमाइंदे को वो सदूर बनकर डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में, वार्डों में, यूनियन काउंसिल में वो आना शुरू हो गए कि कंपनसेट करें इनको। चलो बहुत हो गया, वर्कर्स को तो हमने काफ़ी किया, लेकिन अब सही। इनको भी थोड़ा सा। वो जब आए तो लीडरशिप में वो आए, और ये जब भुट्टो शहीद जेल में गए, तो जाहिर है वो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि बेगम नुसरत भुट्टो, क्योंकि बहुत ही उनके हर मसाइल में सारे एमपीएज एमएनएज वजीरों के साथ काफ़ी उनका इंटरेक्शन था। लेडीज़ की तंजीम में उन्होंने शुरू कर दी थी, उन्होंने बड़ा काम भी किया, इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी उनकी तो थी, जिनको भुट्टो साहब जब जेल में गए तो चेयरपर्सन उनको बनाया। अच्छा। लेकिन भुट्टो साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बेटी को, क्योंकि उस वक्त 25-26 साल की तो शायद थी मोहतरमा बेनज़ीर, सही, 23 साल और की थी कहते हैं, 23 साल की मोहतरमा। 37 प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो जी। जाहिर है उस वक्त तो वो ओके। 27-26। ओके। तो सही। वो बड़े लोग जो भी बैठे थे तंजीमों में, ज़ाहिर है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, अब ऐसे बड़े बड़े लोग जो सूबों में बैठे थे, हम्म, वो तो सोच रहे थे कि हम तो भुट्टो शहीद के साथियों में से हैं, सही। और हमारा कद बहुत ज़्यादा है, ये तो बच्ची है। बल्कि कुछ लोगों से जब हमने राब्ता किया कि चलें मिलने, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा आई, कहने बेटा वो तो आप जाके मिलो ना, हम क्या मिलेंगे, वो ये तो आप बच्ची है हमारी। ये आप अंकल्स की बात कर रहे हैं जो मशहूर हैं कि जी वो जो अंकल्स थे जो भुट्टो साहब के साथ ही, उनकी बात हो रही है। उसमें बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे नाम हैं। अलग चैप्टर हो जाएगा कि हमने फिर जी। यही सोचा कि अगर इस पे बेनज़ीर फिर हम साहबा बाद में को कभी कर लेंगे। बिल्कुल सही। अभी तो इसको करते हैं, तो भुट्टो साहब ने बेनज़ीर साहबा को इसलिए कर नहीं पाए। सब ओके। यही कहते थे कि नहीं ठीक है, मुझे याद है जतोई साहब, जतोई हाउस में इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग हुई, अ, सही। हमारी जो मरकजी काउंसिल की मीटिंग, क्योंकि उस ज़माने में ये हुआ था कि जो लोग डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, मतलब जिनको ये उठा रहे हैं और झूठे मुकदमात बनाकर कि भाई नौकरियां दी हैं तो कायम अली शाह को डिस्क्वालीफाई कर दो, तो सही। उनकी जगह पर उनकी नुमाइंदगी जो है, वो जिसको वो नॉमिनेट करेंगे वो इस मीटिंग में जाएंगे। ओके। तो सैयद कायम अली शाह की तरफ से नुमाइंदा मैं था, और 1978 की नेशनल जो हमारी मीटिंग थी काउंसिल की, उसमें मैंने नुमाइंदगी की थी, और वहाँ से डॉक्टर अशरफ अब्बासी साहिबा की नुमाइंदगी की थी हाजी मुनव्वर अब्बासी ने, और मखदूम साहब की नुमाइंदगी की थी मखदूम शफीक ने, और बाकी कराची से तो वो थे मौलाना साहब जो है, वो उस ज़माने में वही थे। तो हम 4 मेंबर गए थे सिंध से उसमें शिरकत करने। तो हम तो अंदर बैठे थे, बेनज़ीर साहबा बाहर बैठी थी। तो जनाब फारूक लगारी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त, और वही मीटिंग कन्वीन कर रहे थे। तो सही। हमने उनको कहा कि बेनज़ीर साहबा बाहर बैठी है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो बाहर बैठी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो चलेंगे मेंबरशिप के लिहाज। जो ये अहकामात भुट्टो शरीफ के थे कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो नॉमिनेट करें अपना, वो इस मीटिंग में आएंगे। आप जी। भी आए हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं। जी। सही। हेलो, जी। जी। ऑब्जर्वर, और आप भी बीच में बात नहीं कर सकते। हमने कहा तो जब हमें इसलिए बात ही नहीं कर सकते तो जाने दें, फिर हमारे आने का कोई फायदा ही नहीं था। तो ओके। उस वक्त काफ़ी बातचीत के बाद ये तय पाया कि चलें लंच पे चलते हैं बाहर। लंच पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को फिर हम इनवाइट करेंगे कि वो ऑब्जर्वर के तौर पे आपके साथ आके बैठे। ये अच्छा। 1978, और जतोई हाउस पे जो मीटिंग, रिकॉर्ड भी है ये, अच्छी बात है। जी। तो मतलब ये कि उनको मनवाने के लिए, वो तो खैर आपने कहा कि दूसरा चैप्टर होगा, अलग बात है। जी। लेकिन यहाँ भुट्टो शहीद ने नहीं चाहा, इसलिए कि लोग कहेंगे देखो बीवी को लाया है, अब बेटी को ला रहा है। तो इसलिए पार्टी है, सब सीनियर लोग हैं उसमें। शेख रशीद साहब जो है वो तो बेचारे नज़रबंद थे, और काफ़ी सीनियर लोग नज़रबंद थे।
शेरपाव साहब भी उसमें नजरबंद थे, जो बाकी थे वो उसमें आए, उसमें काफी पुराने लोग थे सही। और उन्होंने अपनी तरफ से जो जो फैसले करने थे कि भाई 3 रुकनी कमेटी बनेगी, भुट्टो साहब से मिलेगी, वो अगर इजाजत देंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अब भुट्टो साहब खुद अपने लिए किसको कहते थे कि भाई करो, जी। तो बेनजीर साहब कहती थी कि भाई अल्लाह बचा सकता है और पाकिस्तान के अवाम बचा सकते हैं, जिद्दोजहद करें। ओके। हमने फिर स्टूडेंट्स और यूथ को ऑर्गेनाइज किया और पहली दफा यूथ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनी। ओके। ये फोर्स बना बेनजीर साहबा का, वो पैरेलल हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ऊपर से तो मना था कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनको तो फौजियों ने बुला बुला के उस जमाने में ही कह दिया कि भाई देखो अदालतों में केस है, भुट्टो साहब जाने तो अदालतें जाने, आपका वास्ता नहीं, चुप करके बैठो। मैंने कहा जी जी हुजूर हाजिर हैं। तो अच्छा, उस जमाने में एक अगर आप इजाजत दें, अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि थोड़ा सा बात अब इस तरफ आई है, तो ये जो इल्जाम था, क्योंकि अभी मैं कल ही मैंने एक इंटरव्यू देखा है मोहतरमा सनम भुट्टो साहिबा का, वो गालिबन रजा रूमी साहब और मुर्जा सोलंकी साहब के साथ नया दौर पे उन्होंने काफी बातें की है। एक चीज ये थी जिसमें आप भी शायद उसका हिस्सा रहे, क्योंकि आपने जो जेल काटी है उन्हीं इल्जामात पे काटी है जो कि आप पे लगाए गए, और शहीद वीर मुर्जा भुट्टो साहब पे और बहुत सारे और के जहाज हाईजैकिंग का केस, अल जुल्फिकार तंजीम के हवाले से कि मास्टरमाइंड है और ट्रेनिंग ली है पड़ोस मुल्क हमारा जो भारत है उससे, और पोप आए थे उनके ऊपर कोई हमला, ये इतनी सारी चीजें क्या ये उसी टाइम में है जो आप बता रहे हैं कि जी ये भुट्टो साहब के ऊपर केसेस चल रहे थे और ये प्रेशर, ये इसके बारे में बताएं जिसमें आप अरेस्ट भी हुए, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। वो जो थे ना भुट्टो शहीद तो 1979 में शहीद हो गए ना। जी। ये हाईजैकिंग और ये जो है वो 1981 के हैं। ओके। और वो तो मैं क्लियरली कहता हूँ कि उसमें किसी को ख्वाब नहीं आया था पार्टी में, लेकिन वो प्लान था। अच्छा। और वो जितना ये चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट कौन है और उनको कहीं इधर उधर कर दें, क्योंकि एक कोशिश हो रही थी कि पीपल्स पार्टी को खत्म करना है, अच्छा। क्योंकि उनके कायद को फांसी दी गई है। ये इंतकाम की बात करेंगे, वो उसको नहीं छोड़ेंगे, जनरल हो या कोई भी हो। तो इसलिए इस पार्टी को खत्म होना चाहिए, जिसके लिए बड़े एफर्ट किए गए। सही। पहले मजहबी सारी जमातों को इस्तेमाल किया गया, फिर लसानी तौर पे भी वो नेशनलिज्म को उभारा गया, अच्छा। उसमें भी जी बिल्कुल सिंध में भी इन्होंने ऐसे ही किया। और जितने भी बाद में लसानी ग्रुप बने या पार्टियां बनी वो बनवाई गई थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये साजिशें इस किस्म की शुरू की गई थी कि अब क्या करें, इससे एक खौफ पैदा करें। एक तो अल जुल्फ़िकार का वो खौफ पैदा किया था, जिसमें वाकई काफ़ी लोगों ने तो तकलीफ़ें काटी, जेलें काटी, लेकिन काफ़ी लोग डर के बेचारे चुप करके बैठ गए कि भाई ठीक है, मारना था मार दो एक दफ़ा। लेकिन अच्छा। ये क्या कर रहे हो, तो जिस चीज़ से मेरा वास्ता नहीं है, आप खामखा उसमें क्यों टांगना चाहते हो? तो वो सही। तो प्लान था। हमारे वर्कर्स को सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया कि भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो मुल्क से बाहर हैं, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, सही। ये उन तक पहुँचाने, कौन इसमें मदद करेगा, तो सब उठ के खड़े हो जाते। बल्कि ओके। मुझे भी कहते, मैं भी कहता यार मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सही। लेकिन इस तरह से किया कि जी फिर जो उस वक़्त तक हम नुमायाँ हो गए थे बेनज़ीर साहब की तरफ से, ओके। तो फिर उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि नहीं, मीर साहब ने मना किया है कि जो बेनज़ीर साहब के करीब है उससे बात नहीं करो, तो परवेज़ अली शाह से बात नहीं करनी, लेकिन लाला असद से बात करनी है क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट है। उससे जब बात की तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं अपनी जगह पे लाला असलम आपको देता हूँ। ये मुझे नहीं था पता, ये अच्छा। तो जेल में जाकर सारी कहानियाँ खुली। तो उनको वहाँ भेज दिया गया, तो सलामुल्लाह टीपू को सारी गेम का पता था, ओके। फिक्र नहीं किया। बाकियों को इस्तेमाल किया गया, नासिर बलोच बेचारा फांसी चढ़ गया, सही। ईसा बलोच फांसी चढ़ गया। उन बेचारों को भी यही कहा था कि ये थैला देते हैं आपको, ये भाई जहाज़ तक पहुँचाना है क्योंकि इसमें अहम कागज़ात है। उन्होंने अच्छा। जान पर खेल कर जो जहाँ से फूड लेके जाते हैं उसमें बेचारे ईसा बलोच ने किस तरह से पहुँचाया, सही। और अंदर जाकर वो असला बन गया।
इसी तरीके से जैसे कराची में ये जहाँ जमा हुए थे, वहाँ बैठे बैठे खबरें आ रही थी कि कल पोप जॉन पॉल जो है वो नेशनल स्टेडियम में आ रहा है। तो यार कोई ऐसा कुछ कर दें कि कम से कम उनको खौफ तो हो, ज़ियाउल-हक को, और ये हो, तो कैसे खौफ हो, क्या हो? तो लाला असलम जैसा सीधा बेचारा, मैं तो कहता हूँ डगा था बेचारा, लेकिन था भुट्टो, उसको कहा कि यार चलते हैं कल वहाँ पे, और ऐसी कोई चीज़ देते हैं आपको, शुशरी, जो उस ज़माने में पता नहीं क्या कहते थे। सही। वो यार उधर से गुजरते, कार्ड वार्ड हम आपको लेकर दे देंगे, वीआईपी कार्ड, आप ओके। एंटर करके और वहाँ देख कर के जहाँ कोई भी ना हो, वहाँ इसको फेंक देना, आ जाना। अब उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, ज़ियाउल-हक कौन सा हमारा रिश्तेदार है, चलो कर लेते हैं। अब वो जब अंदर करने गया तो अंदर उनको सिक्योरिटी ऐसी मिली कि वो कहीं मौका ही नहीं मिला कि वो खोल के बेल्ट जो है वो फेंक सके। अच्छा। जब वो बाहर आया तो तरफ वैसे ही इस किस्म का आदमी था, तो क्लेवर नहीं था। सही। वो इधर-उधर देखने लगा कि बाइक पे मुझे जो लेकर आया है वो किधर गया? हुँ, हुँ, बाइक वाला कहीं बाहर से देख रहा था। इस दौरान पुलिस वाले उसके करीब आए कि भई ये क्या बात है? जैसे ही करीब आए, उसने वहाँ से ब्लास्ट किया जिसमें वो भी उड़ गया और कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। किसने उड़ाया अपने आप को? वो कौन था? अब नहीं, मैं नाम, क्योंकि मैं अच्छा, मुखबिरी नहीं करता। ओके, 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 वो सही, ठीक, ठीक। जो भी, तो वो अ, बाद में ये जेलों में नामों का पता चला, वो तो बाद में सबको पता होगा। सही। तो मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे तो अल जुल्फ़कार का इंचार्ज बनाया गया कि तुम कोई इंडिया भी से लिंक जो नहीं है था? वो आपकी कोई खतो-किताबत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई मैसेज कैरी नहीं किया? साहबा को पता थी कि अब ये पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं। मीर साहब ने भी बेचारे ने वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी, लेकिन यहाँ जो लोग थे, वो मीर साहब का नाम लेकर कभी किसी नाम से, कभी किसी डॉक्टर के नाम से, कभी प्रोफ़ेसर के सही। नाम से मिसयूज़ करते। तो हुँ, बाकी उनको ये कहा जाता था वहाँ के, देखें हमने ये कर दिया, और वो आपके जो परवेज़ अली शाह या फलां जो है वो रास्ते में आ रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। तो मना तो ये था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अगर हम इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो हम इस तरीके से नहीं आ सकते। सही। तो उस वक़्त की पॉलिसी ये थी, तो हमने बहरहाल वो इंटेरोगेशन में भी नाख़ून भी निकाले गए कि भई बताओ कौन है? मुझे पता होता तो मैं वैसे ही शायद ना बताता। सही। मैंने सिर्फ़ एक ही, वो इसलिए कि बेनज़ीर साहबा के साथ आपकी मुलाकात कब हुई? मैंने कहा खैरपुर में लाला असद के बर्थडे में आई थी, और हमारे वालिद की भी वो फ़ातिहा करने आई थी। जी, हालाँकि उसके बाद मेरी कराची में 10-11 मुलाकातें हुई थी। सही, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे तो अल जुल्फ़कार का इंचार्ज कर दिया, पाकिस्तान का भी इंचार्ज कर दिया, सही। तो मुझसे क्या बात करेंगे बेनज़ीर साहब? हालाँकि उन बेचारी का कोई कसूर नहीं था। हुँ, मैंने ये झूठ बोला कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, वहाँ काज़ी गनी बेचारे को ले लाया गया। वो सामने आया कि नहीं, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। तो आपने मुलाकात की है, रजिस्टर इनके पास है, लिखे हुए उनमें आपकी मीटिंग, तो बोल दें। मैंने उनको भी कहा तुम भी झूठे हो, उल्लू हो, तुम इनके चमचे बनकर आए, क्योंकि झूठ बोलना था तो एक ही दफ़ा, उस पर सच्चाई के साथ अमल करना था। सही, उसकी वजह से मुझको तकलीफ भी हुआ कि मिला है बंदा झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब अल जुल्फ़कार का इंचार्ज भी यही, क्योंकि तब तक कोई मिल नहीं रहा था ना उनको। हुँ, पूरी कोशिश उनकी थी, और रास्ता मैं कहाँ से निकालता, मेरे पास तो रास्ता था नहीं। सही, ये तो बेचारा बाद में जब गिरफ्तार हुआ वहाँ से, सैफुल्लाह खालिद, अफ़गान बॉर्डर क्रॉस करते हुए, जी, तो उसने बता दिया कि भई कुछ नहीं करो हमें, हाँ, हम हैं, हमने किए। तो कौन थे? और मलिक अय्यूब का उसने नाम लिया, उसको कराची में गिरफ्तार किया। उसने भी कहा कि भई कोई ऐसी बात नहीं है, ये नासिर बलोच, ये ईसा बलोच, ये हम 5-7 थे, बाकी टीपू तो चला गया, जिसने अच्छा, हमसे कराया। तो वो उनसे कोई पूछ-गछ नहीं हुई, वो स्टेटमेंट लेकर उस वक़्त मेरी, हाँ, जब सैफुल्लाह खालिद वहाँ गिरफ्तार हुआ, तो सुमरो साहब थे इंचार्ज, तो हमारे इंटरोगेशन सेल के, लेकिन बाकी तो फ़ौज के लोग। सही, उनकी मुबारक दी कि यार बच गए, वरना इसी सेल में नज़ीर अब्बासी की डेथ इसी सेल में हुई थी जिसमें तुम इस वक़्त मौजूद हो, और ये अच्छा, नाख़ून और घुटने और ये वो सब कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है। लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी बच गई, यहाँ से जेल जाओगे। अब वो केस है, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, और वो भी बताया मुझे कि पोप जॉन पॉल का केस है, तो पाकिस्तान को क्रिश्चियन
कम्युनिटी के साथ ये दिखाना होगा कि भाई उसके केस में हमने किसी को फांसी दे दी। अच्छा, उसमें और लाला असद था, दूसरे का था, लेकिन वो तो नहीं है, अब अकेले तो हमने कहा ठीक है, उस वक्त तक ज़हनी तौर पर तैयार थे कि सही, मौत आनी है एक दिन, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमजोर नहीं पड़े, जेलें काटी 5 साल, वहां से तहरीकें चलाई, एमआरडी का सारा सिलसिला बनाया हमने जेल से, और बड़े बड़े जितने भी रहनुमा थे वो सब जेलों में आते थे। मैं ख्याल सही। इस चैप्टर को बाद में रखें, इसको पहले हम शहीद को। करेंगे डिस्कस बाद में कभी, एक सीरीज एक पूरी उसकी करेंगे। अच्छा, एक जिस तरह आपने बताया, सारा एक बैकग्राउंड बताया भुट्टो साहब के बाद, ये सारी एक सूरत हाल का आपने कुछ किरदार बताए, कुछ नाम बताए। उसमें एक तो जो सबसे अहम बात ये है कि जो भुट्टो साहब की हवाले से उनके एरा में वर्कर, दोस्त और पॉलिसीज, उनका विजन, उनका तर्ज अमल, उनकी किस तरीके से उनका मिलना जुलना, ये सारी आपने तफसील से बताया। अभी चूंकि हमारे जो है वो वक्त भी पूरा हो चुका है और आखिर में 2 मिनट है, तो एक चीज मैं आपसे जो जानना चाहूंगा, आखिर के 2 मिनट के जो हमें लम्हात ही मिल गए, वो ये है कि अगर भुट्टो साहब के हवाले से अगर हम देखें, और ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी एक पूछा कि वो जो आइन था, उनका जो पाकिस्तान था, उनका जो आगे वो देख रहे थे, फोर्स ही कर रहे थे कि मैं ऐसा पाकिस्तान चाहता हूँ। क्या अभी जो मौजूदा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, 18वीं आईनी तरमीम है, या हमारी पार्टी की अभी भी हुकूमत है माशाल्लाह से, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब की काफी चीजें मैं अब गलत हो सकता हूँ, आप बताएं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। मुझे एक झलक तो नजर आ रही है कि जो भुट्टो साहब वाली उनमें एक है लेकिन चूंकि वक्त अब तब्दील हो चुका है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स तब्दील हो चुका है, डायनामिक्स तब्दील हो गई है। आप मुझे बताएं कि जो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन क्या चेयरमैन साहब समझ रहे हैं, आपके उस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं उस तरफ? नहीं, मैं उस बात को पहले क्लियर कर लूं जो मैं समझा हूं कि भुट्टो शहीद ने आइन बनाया, कवानीन मौजूद थे ब्रिटिश ज़माने से, पाकिस्तान पीनल कोड और ख़ास करके ये ब्रिटिश लॉ, ये सब मौजूद थे, लेकिन असल मसला होता है इम्प्लीमेंटेशन का। वो मसला भुट्टो साहब के ज़माने में तो रहा, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जो भी गवर्नमेंट्स में आए उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी कि भाई कानून है, जाओ अदालतें हैं, जाके कोशिश करो। तो उस पर मैं समझता हूँ इसको शॉर्ट, क्योंकि आपके पास टाइम कम जी है, जी जी। इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा योगदान था। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक कौम बनाने की कोशिश की थी ना, पाकिस्तान के अवाम। तो उसमें ये जरूर वो कहते थे कि भाई जो सिंधी है, लैंग्वेज अगर सिंधी उसकी है तो उसको अपनी सकाफत भी अजीज होगी, उसकी जबान भी उसको बहुत प्यारी होगी। इसी तरह से जिसकी पंजाबी लैंग्वेज है उसको पंजाब के गीत भी पसंद होंगे और झूमना शुरू कर देगा, जबान भी उसको पसंद होगी, बलोच को बलोच सकाफत पसंद होगी, पठान को पठान। लेकिन हम है एक कौम पाकिस्तान, सही, इसको एक करें। और आप खुद देख भी रहे हैं कि एक दफा भुट्टो शहीद को और 2 दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पंजाब ही के वोट से वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। तो अच्छा, वो वो नफरत वाली बात नहीं थी। ठीक है, किसी की किसी वक्त, जैसे हम पाकिस्तानी फौज को समझते हैं कि भाई उनका जनरल जो है, चीफ जो है, वो उनको जो हुक्म देगा वो मजबूरन करेंगे। सही, लेकिन सारी फौज को उसमें मुलविस करना या कहना, जिस फौज को भुट्टो शहीद लेकर आए थे वहाँ से, जो वहाँ से इंडिया की कैद में, तो वो तो उनके ओबलाइज थे। वो तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को भी बहुत अच्छा समझते थे, हमारे साथ ताउन करते थे, ऐसी बात नहीं है। सही। लेकिन बहरहाल अहकाम तब तक वो मौजूद है, या उनके साथ चंद जनरल जो जनरल फजले थे या जो भी थे, जी। 6-7। उसके अलावा बाकी फौज से तो हमें कभी शिकायत नहीं रही। तो बाकी एक उस वजह से सिर्फ आपको एक के खिलाफ वो बात करें या जी हमको प्रोविंशलाइज करें अपने आप को, ठीक है, जी। सूबाई हकूक अच्छी चीज है, वो अच्छा, आए। एक एक आखिरी, बिकॉज हमारे पास एक आखिरी मिनट रह गया है, अगर मैं आपसे मौजूदा दौर के हवाले से पूछूं, आपको पता है, अगर आप कमेंट करना चाहें तो कीजिएगा, अगर आप समझते हैं कि यू डोंट वांट टू कमेंट तो। बात में आ रहा था कि उसके बाद बेनजीर साहबा ने कोशिश की
जी लेकिन उसको इंटरनल और एक्सटर्नल जी। इतने प्रॉब्लम्स हुए कि वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। अच्छा, सही। यही आमिर साहब में भी हमारी तवक्कुआत हैं, वो उस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बेटा है और उसमें माशाल्लाह जितनी जल्दी मैं उनमें देख रहा हूँ कि तब्दीली आती जा रही है और वो माशाल्लाह समझदारी से काम लेते जा रहे हैं। सही, लेकिन अगर उनको भी इंटरनल और एक्सटर्नल कोई दबाव नहीं आया, तो वो कर सकते हैं सही। अच्छा, कि अगर इंटरनल एक्सटर्नल कोई मुख्तसर थ्रेट। जी, एक मुख्तसर बस आखिरी मिनट में अगर आप बहुत ही मुख्तसर ये कि अभी जो मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो किरदार है, पीडीएम का मामला आया, उसमें नून लीग है, उसमें मौलाना साहब हैं, वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल उनका एक है रवैया कि बहुत ही सख्त वो एंटी स्टेब्लिशमेंट और बात कर रहे हैं और डायरेक्ट इदारों का नाम ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है, अब चूंकि बहुत सारे तज्जिया निगार वगैरह वो भी तनकीद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को उनके साथ जाना चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल सही फैसला कर रही है इस वक्त, जो वो इदारों का नाम नहीं लेना चाहती, डायरेक्ट जो है वो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहती पार्लियामेंट में रह के। तो जो अभी मौजूदा जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सही है या पीडीएम के साथ जाना चाहिए, वो सही था? मैं वहाँ से ही बात करूँगा कि भुट्टो शहीद कहते थे हाँ। कि पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ अ टाइमिंग, ओके। वक़्त की। और वक़्त के लिहाज से जो पीपल्स पार्टी कर रही है, वो ठीक कर रही है क्योंकि वो भी तो मुख्तलिफ खिलाड़ी मिले हैं ना वहाँ जो इत्तेहाद बना है। जी। तो उसमें भी वो हर एक अपनी-अपनी कोशिश कर रहा है और ये भी अब इनको करनी चाहिए, इनको दफ़ा अपनी पार्टी का भी, पार्टी वालों का भी करना चाहिए, मुल्क का भी करना चाहिए। तो उसमें जहाँ-जहाँ ये साथ दे सकते हैं, एक एजेंडा पे, 2 पे, 3 पे वहाँ साथ चलें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डिच कर जाएँ और वो फिर इल्ज़ाम लगाएँ कि जी वो इमरान खान के वोट में फिर इन्होंने ये कर लिया या वो कर लिया। मैं तो ख़ैर दूर बैठा हूँ। आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स पे मैं करना भी नहीं चाहता। लेकिन मुझे तो रिगार्ड्स हैं। मुझे सही। तो खुशी होगी कि भुट्टो शहीद का प्रोग्राम चले, अवाम की खुशहाली आए, क्योंकि इसी को ही मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जो है मखलूक, उसकी खिदमत करना मैं समझता हूँ इबादत। जो भुट्टो शहीद सही। कहते थे कि अवाम सही। की खिदमत करना इबादत है। यही इबादत अगर करेंगे तो इस दुनिया में भी पाएँगे, अगली दुनिया में भी पाएँगे। लेकिन खुदारा इस पर गौर करें कि नौकरियाँ, रिज़्क देना अल्लाह ताला का काम है, रोज़गार देना हुकूमत का काम है। वो तो दुश्मनों को भी भुट्टो शहीद नहीं निकालता था कि भई रोज़गार पे आया कोई बात नहीं, हम और वसाइल निकालेंगे और नौकरियाँ देंगे। लेकिन उस पर खुदारा चेक एंड बैलेंस करें। एमपीएस, एमएनएस या जो भी उनके खुद नहीं लेते होंगे, उनके लोग लेते हैं। सही। नौकरी नहीं बिकनी चाहिए, रोज़गार नहीं बिकना चाहिए। ये मैं कोई अगर तक पहुँचा सके मेरी बात तो ज़रूर पहुँचाए कि सही। भुट्टो शहीद के इतना दुःख हो रहा होगा उनके रूह को, इतनी तकलीफ़ हो रही होगी कि मेरी पार्टी मेरा नाम लेकर मेरे रोज़गार को अवाम तक जो है वो पहुँचाने के बजाय उस पे पैसे दिए जा रहे हैं। जो भी सही। लेता है, ठीक है। कहीं भी बिल्कुल, लेता है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। रोज़गार को के मौके देने चाहिए, रोज़गार पहुँचाना चाहिए, जो कि भुट्टो साहब का की सोच थी, ना कि उसको बेचा जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, सहमत। बहुत शुक्रिया बाबा आपका। आपने एक बड़ा अच्छा डिटेल, एक पूरा तफ़सीलात बताई भुट्टो साहब के हवाले से, आपने अपने उनका ताल्लुक बताया, भुट्टो साहब के हवाले से, जो उनकी सोच के हवाले से। पार्ट 1 हमने किया था कल, पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 के साथ ही हमारा ये भुट्टो साहब की जो 42वीं बरसी शहादत के हवाले से जो प्रोग्राम हमने ये 2 किए। अब आइंदा हम एक आपके साथ, अगर आप इजाज़त दें तो इधर ही अगर मैं अनाउंस कर दूँ कि हम एक प्रॉपर सीरीज़ करेंगे, एक मेमोइर्स, उसमें जेल के किस्से, स्ट्रगल, ओवरऑल सारी फिर हम बातें करें। आगे आने वाले दिनों में अनाउंस कर दें या नहीं? पर ही कोई और प्रोग्राम करना चाहें तो बिल्कुल बेशक मैं हाज़िर हूँ। बिल्कुल ठीक है। हम एक पूरा इस पे एक सीरीज़ करते हैं। बहुत और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी। कि बहुत अच्छी भी हैं लेकिन बहरहाल कुछ हैं भी ऐसी जो मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं जहाँ तक मुझसे अच्छा हो सके मैं कोशिश वही करता हूँ। सही। किसी को नुकसान हो ये मैं नहीं चाहता हूँ। बेशक किसी को मैं दिल से अच्छा ना भी समझूँ लेकिन उसको भी नुकसान देना मैं नहीं चाहूँगा। सही। जो अंदर पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि मेरे कॉलीग्स रहे हैं, मेरे जूनियर्स रहे हैं,
बहुत सारों को मैं लेकर आया हूँ इस पार्टी में। आज माशाल्लाह वो बड़े-बड़े लीडर्स बैठे हैं। दिल आज़ारी मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, जो मौजूदा जिसमें आप कंफर्टेबल आपको हो, जो कि इम्पोर्टेंट कहते हैं ना, वर्थ टू मेंशन जो बातें हो या जो पर्टिनेंट हो, उस पे हम बात कर लेंगे। वो करेंगे, बाकी पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपका एक बड़ा एक स्ट्रगल गुजरी है। अब ज़ाहिर है हम भी आप ही के एक लिहाज से आपको देख के, आपके तर्ज सियासत को देख के, वही भुट्टो साहब वाली उसी सोच के साथ हम बैठे हैं, आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में तो अभी नहीं है, लेकिन जितनी भी कर रहे हैं वो नजरिए की बुनियाद पे कर रहे हैं, इसके अलावा बाहर नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश ये होगी कि जो वो दौर था, वो जो जद्दोजहद थी, जो नजरियात थे, सियासत का तर्ज था, और जो उसमें एक बर्दाश्त थी, टॉलरेंस थी, उसके बारे में ये जो नई जो जनरेशन है, जो ये पौध है, इसको कम से कम उस आगाही मिले कि क्या थे हालात और क्या है। नहीं, मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं भुट्टो ख़ानदान में सबसे ज़्यादा सफ़रत समझता हूँ बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को। जी, जिस दिलेरी के साथ उन्होंने साथ दिया, शौहर को देखा, बच्चों को देखा, दोनों बेटों को देखा, फिर बेटी का। खैर उनको पता चला या नहीं चला, बेचारी तब तो कोमा में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़रत मैं उनको समझता हूँ। फिर ख़वातीन में ज़ाहिर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तकालीफ जो है वो तो मेरे सामने है, उनका गवाह हूँ मैं। सही। उनकी जेलों की भी मैं बातें बता सकता हूँ। ये इस हद तक जो है जिद्दोजहद वाली सारी बातें मैं करता बस हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बाबा आपका, कि आपने एक, वैसे आप आते नहीं हैं कैमरा के सामने, आप इंटरव्यूज देना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी आपने रिक्वेस्ट पे आपने जो है वो, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने एक कंसिडरेशन दी और भुट्टो साहब के हवाले से आपने अपने दिल की बातें और अपनी जो मेमोरीज हैं वो आपने सबके साथ शेयर की। हूँ। बहुत सारी रह गई। इंशाल्लाह हम सर करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। जी नाजरीन, आपने दोस्तों ये देखा, बातें सुनी आपने मेरे वालिद साहब की ज़बानी, जो कि बहुत सारे जो है वो ओकेजन्स पे एज एन आई अकाउंट उन्होंने बताया हालात और वाकयात के बारे में। और हम अब जो पार्ट 2 है उसको हम इख्तिताम करते हैं यहीं पर। ये चीज़ें और आपको बहुत सारे लोग बताएँगे कि जो एहतसाब का अमल था, अवामी कचहरियाँ और कन्वेंशन से वर्कर्स की, ये नहीं जी, कोई बताएगा। इस पे भी बात करेंगे। तो अभी हम साइन बहुत आउट कर रहे हैं। शहजाद शहजादी को इजाजत दें। से परवेज अली शाह साहब, वालिद साहब हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।